नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका इस भेंट वार्ता में। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने इस भेंट वार्ता का आयोजन एक विशेष परिप्रेक्ष्य में किया है। आज एक खास दिन है 25 अप्रैल यानी विश्व मलेरिया दिवस, और इस अवसर पर हमसे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर साजिया तबस्सुम जी को। डॉक्टर साजिया, आपका हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साजिया, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं से शुरू में ही बताया कि आज विश्व मलेरिया दिवस है, तो हमारा पहला प्रश्न यही बनता है अपने तमाम श्रोताओं की जानकारी के लिए कि विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या हैं? विश्व मलेरिया दिवस जो है ये 25 अप्रैल 2008 को पहली बार मनाया गया था, और इसका आयोजन जो है वो यूनिसेफ के द्वारा किया गया था। ये सबसे पहले शुरू किया गया था अफ्रीकी देशों में। फिर बाद में ये देखा गया कि पूरे विश्व भर में मलेरिया से हर साल लाखों मौत होती हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं जागरूकता की कमी के कारण। तो जागरूकता और प्रचार प्रसार ठीक तरह से हो सके, इसलिए विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल के दिन पूरे विश्व भर में एक साथ मनाया जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि इसके बाद ही आपका ये गर्मी का सीजन आता है, मई और फिर जून में बारिश शुरू होती है और मलेरिया के केसेस तब बढ़ते हैं, इसलिए पहले से ही जागरूकता आ जाए लोगों में। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है आम जन का ध्यान आकर्षण करना, उनको जागरूक करना इस बीमारी के प्रति, क्योंकि विश्व में तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन मलेरिया भी उनमें से एक गंभीर समस्या का रूप धारण करती चली जा रही है। हालांकि इसमें काफी काबू लिया गया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ नियंत्रित किया जाना बाकी है, और यही कारण है कि इसके पीछे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इसमें एक जो दूसरा मेरा प्रश्न होगा, आपने कहा कि बारिश का जो सीजन होता है वो शुरू हो जाता है, यानी कि बारिश का जो सीजन होता है वो ज्यादा माकूल होता है इस बीमारी के होने के लिए। जो बारिश के समय एक तो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, वो फिर नमी ज्यादा होती है, टेम्परेचर बिल्कुल सूटेबल होता है। आपको मालूम ही है जैसे मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलिस के काटने से होता है। मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर जो है वो समय उसके लिए बिल्कुल अनुकूल है, उसकी ब्रीडिंग के लिए, पनपने के लिए। बारिश भी हो रही है, नमी भी बनी है, टेम्परेचर भी बिल्कुल सही है, न बहुत ठंडा न गर्म। तो उस समय जब मच्छर ज्यादा फैलेगा तो पैरासाइट भी आसानी से फैलते हैं। और ये जो मादा एनोफिलिस मच्छर है ये प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी को फैलाती है। ये प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है जो रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है। इसी के कारण मलेरिया होता है, एक एनीमिक सिचुएशन बन जाती है, जो मतलब एक लक्षण भी है मलेरिया का, आपको विस्तार से मैं बताऊंगी आगे। यानी खून संबंधी विकार होता है, खून से संबंधित एनीमिक सिचुएशन हो जाती है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर इसकी साइकिल पूरी होती है। ये लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है, लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ेगा तो एनीमिक सिचुएशन बनेगी, और इसी वजह से फिर ठंड लगती है। तो इसमें खास आपने बताया कि मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से ये होता है। मतलब प्लाज्मोडियम जो परजीवी है इसको तो सिर्फ मादा एनोफिलिस चाहिए, लेकिन मादा एनोफिलिस को पनपने के लिए ये एटमॉस्फेयर चाहिए। मच्छर जो है, मच्छर के पनपने के लिए, मच्छर आपने देखा होगा ना तो बहुत गर्मी में मिलते हैं ज्यादा, बहुत गर्मी हो तो भी कम हो जाते हैं, बहुत ठंड हो तो भी कम हो जाते हैं। यानी बीच का जो तापमान होता है वो ज्यादा मुफीद होता है इनके पनपने के लिए, तो ऐसे समय में आपको बचा के रखना चाहिए अपने आप को। तो इसमें आपसे हम जानना चाहेंगे कि मलेरिया से बचने के लिए आपने तो बता दिया कारण क्या होते हैं, इससे बचने के लिए आम जन क्या उपाय करें? आम जन क्या उपाय करेंगे मलेरिया से बचने के लिए? सबसे पहला तो खुद को मच्छर के काटने से बचाएं। अब हम कैसे बचाएं, मतलब खुद को, वो कहते हैं ना कि फुल आस्तीन के कपड़े पहने, अपने आप को मच्छर के काटने से कई तरह से बचाया जा सकता है। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मच्छरदानी में सोएं। ये जो मच्छर है मादा एनोफिलिस ये रात में ही काटती है, डेंगू का दिन में काटता है, और ये मादा एनोफिलिस रात में काटने वाला मच्छर है। तो मच्छरदानी में सोएं, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, या फिर घर के आसपास अपना ये नीम का धुआं वगैरह करना। ये तो हो गया खुद को मच्छर से काटने से हम बचा रहे हैं। बचाने के लिए मच्छर को पनपने भी नहीं देना है। आपके घर के आसपास ऐसा कोई ब्रीडिंग सोर्स ना हो जहां ये पनपे। ब्रीडिंग सोर्स मतलब जहां ये पनप सकता है, जैसे रुका हुआ पानी, गमले में पानी डाल के हम रख देते हैं और गमले में पानी भरा हुआ है, या पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं वो भरा हुआ है। पानी नालियों में रुका हुआ, नाली में अगर बहता हुआ पानी है तो गंदा भी है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रुक गया है अगर तो उसमें भी वो पनप जाएंगे। इसके लिए ये मतलब मलेरिया के जो मच्छर है मादा एनोफिलिस, इसके ब्रीडिंग के लिए ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि साफ पानी में पनपेगा, ये गंदे पानी में ही पनप सकता है। और एक और चीज इसके साथ ये है इंटरेस्टिंग कि ये 2 किलोमीटर तक फ्लाइट रेंज है इसकी। 2 किलोमीटर तक जा सकता है ये मच्छर एक जगह से? हाँ, आराम से 1-2 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि एक गांव में अगर मलेरिया फैल रहा है तो दूसरे गांव में भी वो फैल सकता है। डेंगू में ऐसा नहीं होता,
डेंगू में वो एक मोहल्ले तक ही सीमित है, समझ लीजिए, वो आलसी मच्छर है, वो ज्यादा कवर नहीं करता ये, लेकिन लंबी रेंज है इसकी। यानी कि संक्रमण होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने की जरूरत है ये, मतलब क्योंकि ज्यादा रेंज कवर करता है। अगर उसको एक जगह ब्लड मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरे गांव तक जा सकता है। अच्छा, एक आपने बताया कि ठहरे पानी में पनपता है, बहता हुआ पानी है तो इसमें उतने चांसेस नहीं होते हैं। बहते हुए पानी में मच्छर कभी अंडे देगा ही नहीं, क्योंकि वो भी एक माँ की तरह सुरक्षित जगह चाहती है अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। तो वो पानी कितने दिन तक अगर वहां पे रखा गया है, मान लीजिए गमले में है या कूलर में है या टूटे फूटे किसी जगह पे है या किसी पॉट में है, तो कितने समय तक पानी अगर वहां ठहरा हुआ है? 7 दिन। ये जो मच्छर है मादा एनोफिलिस मच्छर, या मतलब किसी भी मच्छर का हम देखें तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र लगभग 7 दिन का ही होता है। पानी मान लीजिए रुका हुआ है, आज आपने सफाई कर दी, सब सफाई करने के बाद पानी रुका हुआ है, मच्छर ने आके उसमें अंडे दे दिए, अंडे से लार्वा निकलेगा, वो पानी में ही रहेगा, फिर वो लार्वा जो है वो निकलने में उसको 2-3 दिन लगते हैं, फिर लार्वा से प्यूपा बनेगा और फिर प्यूपा वाली अवस्था भी पानी में ही रहेगी। प्यूपा से जब वो अडल्ट बन के बाहर आएगा, इस पूरी प्रोसेस को होने में लगभग 6 से 7 दिन लग जाते हैं। तो 7 दिन में उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। अगर 7 दिन पुराना पानी है तो मच्छर फैलेंगे वहां पे। ये आपने मच्छर का जो पूरा जीवन चक्र होता है वो आपने बताया, यानी 7 दिन तक यदि पानी कहीं रखा गया है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 7 दिन से पहले ही उस पानी को बदल दें, हटा दें वहां से, ताकि उसमें मच्छर के पनपने के जो एक वातावरण बन रहा है वो ना हो। एक और चीज होती है, जैसे गर्मियों में हम लोग कूलर रखते हैं घर में, बारिश शुरू हुई कूलर बंद हो जाता है, पर कूलरों का भरा हुआ पानी वहीं का वहीं रहता है। जी। तो वो भरा हुआ पानी है, फिर बारिश हुई, फिर गर्मी बढ़ गई तो फिर कूलर चला लिया, फिर 15 दिन के लिए बंद हो गया। वो जो रुका हुआ बहुत खतरनाक चीज है, जो पानी कूलरों में रखा रहता है उसकी तरफ बिल्कुल सही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जगह जो होती है वो हमारे पहुंच से दूर होती है, तो हम उसे अनदेखा करते हैं कि वहां से क्या फर्क पड़ता है। रखे होते हैं बाहर, जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है। चलिए भाई, घर में तो इंसान सफाई कर ले, सरकारी दफ्तरों में, ऑफिस में जो रखे हैं वहां तो कोई झांकेगा भी नहीं, वो वहां पे भी मच्छर पनप जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन मच्छर वहां से पनप करके आप तक पहुंच सकता है, इसलिए आपको अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। कूलर को खाली कर दें। तो ये तो आपने मलेरिया परजीवी की बात की। इसमें यदि संक्रमित मच्छर है, संक्रमित मच्छर यदि किसी मनुष्य को काटता है, मानव को काटता है, तो उसे मलेरिया रोग हो सकता है। संक्रमित मच्छर अगर किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो उसको मलेरिया होगा। और यदि हम इसे उल्टा करके देखें, यदि किसी मनुष्य को संक्रमण है और उसे मच्छर काटता है तो वो भी उसका एक वाहक होता है बीमारी फैलाने का। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जैसे एक व्यक्ति है जिसको मलेरिया है, उसको मच्छर ने काटा, उसका ब्लड ले लिया, उसका रक्त ले लिया, और लेने के बाद फिर जब वो किसी दूसरे स्वस्थ मनुष्य को काटेगा, उसी दिन नहीं, मॉस्किटो जो है मच्छर के पेट में एक अलग साइकिल चलती है उस परजीवी की। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया का वाहक, मतलब मलेरिया कॉज करता है। जिसे मलेरिया है उस पेशेंट के शरीर में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो उपस्थित है। मच्छर ने उसका ब्लड ले लिया, लेने के बाद कई अवस्थाएं होती हैं इस प्लाज्मोडियम की भी, एक खास अवस्था में ही वो उसको लेगा मच्छर, फिर मच्छर के शरीर के अंदर वो परजीवी पनपेगा, उसके अलग कुछ स्टेजेस आएंगे और पूरी तरह से संक्रमण फैलाने के लिए तैयार हो जाएगा 1-2 दिन में। और उसके बाद फिर वो किसी दूसरे स्वस्थ मनुष्य को जब काटेगा, दूसरे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जब वो चला जाएगा प्लाज्मोडियम, तो उसे मलेरिया की संभावना फिर हो जाती है, मतलब उनको मलेरिया होगा। ठीक है, ये आपने बताया कि तुरंत अगर मच्छर आपको काट के किसी दूसरे मनुष्य को काट रहा है तो नहीं होता है, उसके पनपने की भी अपनी एक मियाद होती है, अपनी एक समय सीमा होती है। लेकिन यदि मच्छर ने काट दिया किसी स्वस्थ मनुष्य को, उसे मलेरिया हो गया, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण एकदम से नहीं दिखते हैं। जैसे मच्छर ने मतलब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटा और अपने परजीवी छोड़ दिया उसके शरीर में, पर शरीर में परजीवी गए, वो सबसे पहले जाके अटैक करते हैं लीवर पे, लीवर में जाके ग्रो करते हैं। काफी मतलब टेक्निकल चीजें हैं उसमें, बढ़ेगा, बढ़ने और पनपने में और लक्षण दिखाई देने में 7 दिन का समय लगता है, लगभग 5 से 7 दिन का समय लगेगा मच्छर काटने से लेकर लक्षण दिखने तक। जी। इसमें लक्षण ये होते हैं कि जो पेशेंट है उसे तेज बुखार आता है, कपकपी लग के बुखार आता है, फिर बहुत पसीना आता है, ठंड लगती है, ज्यादा अगर सीवियर है तो फिर इसको उल्टियां होती हैं, एनीमिक सिचुएशन हो जाती है, और कमर में दर्द, कमजोरी, ये इसके लक्षण हैं। सबसे मेन लक्षण तो यही है कि कपकपी लग के बुखार आना। जी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो मलेरिया की बीमारी होती है और कई दूसरे तरह की जो बीमारी होती है, जो वायरस से होती है, वायरल फीवर या कुछ दूसरे तरह की बीमारी होती है, डेंगू वगैरह, इनके लक्षण काफी मिलते जुलते हैं आपस में।
और कई बार आदमी सोचता है कि ये सामान्य सा वायरल बुखार है और वो आदमी अनदेखे के माहौल में जीता रहता है। ये हमारा एक स्लोगन है मलेरिया में जी, कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हैं आप। कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। इसमें ऐसा है कि कई बार तो ये भी होता है कि सिम्टम्स नहीं दिख रहे होते, व्यक्ति ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम उसकी ब्लड स्लाइड बनाएं तो उसके उस शरीर में पैरासाइट मिलते हैं, मलेरिया पैरासाइट उसमें पाए जाते हैं। तो बिल्कुल अनदेखी करना नहीं है। आपने देखा भी होगा कि कभी आप बुखार की स्थिति में अगर जाते हैं तो सबसे पहले जो डॉक्टर है वो MP मलेरिया पैरासाइट के टेस्ट के लिए लिख देता है। जी जी। फिर आगे दूसरी आपकी जांचें होती हैं। तो मलेरिया तो हो सकता है, ऐसा मतलब वो तो टेस्ट के दौरान ही पता चलता है। यानी आपने ये जो महत्वपूर्ण बात बताई हमारे श्रोताओं से कि कोई भी बुखार आपको होता है तो आप उसे इग्नोर मत कीजिए, उसकी अनदेखी मत कीजिए और तुरंत डॉक्टरी परामर्श के लिए जाइए और रक्त की जांच कराएं। बस बुखार में एक ये चीज है कि कपकपी लग के बुखार आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, यही स्पेसिफिक सिम्टम उसका यही है कि कपकपी लग के बुखार आता है। जैसे ही आपको बुखार आया तो पैरासाइट के लिए जांच करा लेना चाहिए मलेरिया के लिए। अच्छा मैडम, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग स्वतः ही अपना मेडिकेशन करने लगते हैं, खुद उपचार करने लगते हैं। तो भाई ऐसा है कि घर घर में डॉक्टर्स हैं अपने। जी जी, और उसमें खासकर जो पेन किलर्स लोग खाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पेन किलर्स भी बहुत, यानी हमको जरूरत ही ना पड़े डॉक्टर के पास जाने की। ये मलेरिया का एकदम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। इसकी ड्रग पॉलिसी है 2013 की, रिवाइज्ड ड्रग पॉलिसी है। इसमें मलेरिया के लिए पहले क्विनेन खाई जाती थी, लेकिन अब क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन, जी, ये 2 गोलियां हैं। मतलब ये तो जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे उनको पता होगा, लेकिन श्रोताओं को भी मैं बताना चाहूंगी। एक चीज ये देखी गई है कि क्या इंजेक्शन लगवा लेते हैं। जी, गांव में भी मैं कभी गई हूँ जैसे टूर्स वगैरह में, तो मैंने देखा है मलेरिया बताया था तो डॉक्टर साहब ने 3 इंजेक्शन लगा दिए। तो इंजेक्शन तो एक्सट्रीम कंडीशन में लगाए जाते हैं एकदम, मतलब ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ड्रग पॉलिसी 2013 के अनुसार अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाया जाता है, 2 तरह के मलेरिया है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। हमारे क्षेत्र में, हाँ, हमारे मतलब मध्य प्रदेश क्षेत्र में जो पाया जाता है, सागर में। PV की स्थिति में 14 दिन का ट्रीटमेंट है। इसमें 3 दिन क्लोरोक्विन खाना है और पहले दिन से लेकर 14वें दिन तक प्राइमाक्विन खाना है। जी। तो होता ये है कि 14 दिन तक तो प्राइमाक्विन कोई खाता ही नहीं। हमारे टेंडेंसी है ना, अब तो अच्छा लग रहा है, अब तो हमको जरूरत नहीं, थोड़ा सा सेहत में सुधार होने लगती है तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ये जो प्राइमाक्विन है ये आगे ट्रांसमिशन को रोकने के लिए है, मतलब शरीर के अंदर जो गैमेटोसाइट्स होते हैं परजीवी के, उनको नष्ट करने के लिए है। अगर वो नष्ट नहीं हुए तो ये गैमेटोसाइट ही अंतिम अवस्था है शरीर में। उसके बाद मच्छर अगर शक कर लेगा तो वो फिर दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने को तैयार है। तो 14 दिन का ट्रीटमेंट PV में, वाइवेक्स में, और 3 दिन का ट्रीटमेंट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की अवस्था में। उसमें ACT कॉम्बीपैक दिए जाते हैं। वो मतलब बना बनाया है वो ACT में कि कितनी गोली कितने दिन खाना है वो, और ACT के साथ दूसरे दिन प्राइमाक्विन खाई जाती है। तो ये अगर ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो ठीक है, फिर तो संभावना नहीं बनती। लेकिन ज्यादातर लोग अपना, आप जो बोल रहे हैं ना, खुद ही इलाज करने लगेंगे, झोला छाप के पास चले जाएंगे, इंजेक्शन लगवा लेंगे, ये फिर बिगड़ जाती है स्थिति, कंट्रोल नहीं होता फिर। और यही वो मलेरिया की अवस्था होती है जो खतरनाक हो जाती है, घातक हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण बात आपने बताई मैडम डॉक्टर साजिया ने कि कोर्स पूरा करना इलाज का बहुत जरूरी है, सही तरीके से, क्योंकि आपके अंदर यदि परजीवी के कुछ भी अंश रह गए, पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुए, तो मच्छर के काटने से पुनः वो जीवित हो सकते हैं और दूसरे को भी संक्रमित कर सकते हैं। एक चीज और ये है कि मलेरिया बीमारी एक ऐसी है जिसमें कमजोरी आ जाती है, उल्टी भी होती है। कभी क्लोरोक्विन खाने की वजह से या दवाई वगैरह लेने की वजह से ऐसा मतली जैसा लगता है तो हमें नहीं खाना, ऐसा देखा गया है पेशेंट्स में। तो कुछ मीठा खा लें, पहले कुछ बिस्किट वगैरह या कुछ मीठा खा लें, खाली पेट दवाई ना खाएं, दूध के साथ ले लें। जी। ये बताना पड़ता है पेशेंट को। अच्छा, इसमें क्या कोई पर्टिकुलर, क्या कोई खास वक्त होता है दिन का जिस टाइम में ये मच्छर काटते हैं? जैसे आप डेंगू के केस में बताती हैं कि एनोफिलिस मच्छर जो है ये शाम के बाद, शाम के समय और सुबह के समय मिलते हैं। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर तो मैं नहीं बोल सकती, अब तो दिन में भी दिखते हैं। जी। लेकिन मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, और जो भी सुरक्षात्मक सावधानी के उपाय हैं उनको अपनाए रखें, क्योंकि ये मच्छर किसी भी समय आपको काट सकते हैं। मच्छरदानी ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है वैसे। मतलब हम काफी सारी चीजें तो आजकल मार्केट में आ गई हैं, कॉइल्स वगैरह भी हैं, लेकिन बेहतर है कि मच्छरदानी में सोएं। और इसमें खास यदि श्रोताओं की जानकारी के लिए आप उन्हें बताना चाहें कि कैसे वो
पहचान सकें। कई किस्म के मच्छर हैं, हाँ, तो डेंगू का मच्छर कैसा हो सकता है या फिर मलेरिया का मच्छर कैसा है, या सामान्य भी मच्छर होते होंगे, सामान्य से मच्छर जो काटते नहीं है या काटते भी हैं तो आप वो बीमारी के वाहक नहीं होते हैं। हाँ, वाहक नहीं होते। तो वो कैसे वो समझ पाए कि ये मलेरिया का मच्छर ही है? डेंगू का मच्छर तो बहुत ही आसान है पहचानना। डेंगू का मच्छर जैसे बैठा हुआ है और आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके पैरों में काला सफेद स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं, पट्टी दिखाई देगी काला सफेद की। तो उसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। एकदम ही समझ में आ जाता है कि डेंगू का मच्छर है। डेंगू का मच्छर आपको बता दिया जैसे, उसी तरह से मलेरिया का जो मच्छर है ये एकदम पैरेलल होता है, जिस सतह पर बैठता है उससे मतलब पैरेलल समानांतर अवस्था में बैठता है और पूरी तरह से काला होता है, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मच्छर पाए जाते हैं ग्रे शेड में, ये सिर्फ काटते हैं पर किसी उसके वाहक नहीं होते ये। हमारे यहाँ क्यूलेक्स भी पाया जाता है, लेकिन एनोफिलिस पूरा काला होता है। बैठने का तरीका उसका आपका जैसा बताया वैसा ही है। नर और मादा को अगर पहचानना है तो फिर वो माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस है उसके सिर में डिफरेंस होते हैं। और ये जरूरी भी नहीं कि जितने आपके मादा एनोफिलिस मच्छर हैं वो सारे ही संक्रमण के वाहक हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ। अगर वहाँ आसपास मलेरिया का कोई पेशेंट है तभी वो संक्रमित करेगा, अगर कोई मलेरिया पेशेंट है ही नहीं तो मादा ये तो निश्चित है कि मनुष्य से ही वो संक्रमण फैलता है। मनुष्य से ही है संक्रमण, इसका मनुष्य से ही फैलता है। अच्छा, एक चीज आपको बताई थी मैंने कि रुके हुए पानी में आसपास फैलता है। मैंने कुछ गांवों में देखा था कि बारिश के समय जैसे कुछ खाली जगह है, जमीन है, वो भर गई है, पानी भरा हुआ है। जी। यहाँ पे केरोसिन ऑयल या फिर आप जला हुआ तेल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये सब डाल दो तो एक लेयर्स बन जाती है, पतली परत बन जाती है उस पानी के ऊपर, और फिर मच्छर उसमें अपने अंडे नहीं दे पाता, उसमें अंडे देगा नहीं। इसका एक फायदा ये भी है जला तेल डालने में कि पानी मान लीजिए सूख भी गया उस जगह से तो वो जला हुआ तेल तो वहीं रहेगा। पानी जब दोबारा भरा मान लीजिए बारिश में तो फिर वो जला हुआ तेल उसका असर रह जाएगा। बाकी दवाइयां उतना घनत्व कम उसका होता है तो वो ऊपर अपने आप चलाएगा। मछलियां भी डालते हैं हम। इसके लिए एक और चीज है, जैसे ही मौसम शुरू होता है तो हम गंगूशिया मछलियों का इस्तेमाल करते हैं जी। ये मछलियां जो हैं मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं, लार्वा भक्षी मछलियां हैं, लेकिन जब गर्मी बढ़ती है और पानी सूखता है तो ये मछलियां मर जाती हैं। तो इनको हम ऐसी जगहों पे डालते हैं जहां पर पानी हो और टेम्परेरीली अगर जो भर जाते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां बारिश में 15 दिन 20 दिन पानी भरा रहेगा, वहां भी डाल देते हैं। लेकिन बेहतर तो तरीका यही लगता है कि केरोसिन ऑयल या जला हुआ तेल आप आसपास डाल दें। यदि पानी हटाना संभव नहीं तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। इसमें आपने जो मछली के बारे में बताया, गंबूसिया मछली का नाम आपने लिया, तो ये क्या आपके महकमे की तरफ से ये पहल की जाती है या आम तौर पे एक निजी व्यक्ति अगर चाहे इस मछली को लेकर के अपने किसी बड़े क्षेत्र में यदि सुरक्षा प्रदान करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है? ये तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। सभी जैसे मलेरिया विभाग में भी इसकी ब्रीडिंग अलग से होती है और ये हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उपलब्ध करा देते हैं ब्लॉक स्तर पे, और फिर वहां से जहां पर भी ये जरूरी समझते हैं वहां पहुंचा देते हैं। इसके अलावा अगर किसी को आवश्यकता है तो वो हमारे यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, जिनको चाहिए हो या जिन्हें आवश्यकता हो। ये हमारे यहाँ जो सर्वे वगैरह भी होता रहता है, फील्ड में जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं ये देखते हैं, जहाँ आवश्यकता होती है वहां पर डाल देते हैं मछलियां। तो क्या कोई खास चिन्हित जगह होती है शहर में, बस्तियों में, जो आप सोचते हैं कि यहाँ पे संभावना ज्यादा है मच्छरों के पनपने की? भीड़भाड़ वाले स्थान हो सकते हैं, मार्केट के स्थान हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बस्ती हो जहाँ पे स्वच्छता के उतने अच्छे उपाय नहीं किए जाते हों? स्वच्छता से तो जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये आपने बिल्कुल सही बोला। जो बस्तियां जहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी का ठीक तरह से निकासी संभव नहीं हो पा रही है, गंदा पानी रुकता है कहीं पर, तो वहां पर भी मच्छर पनपते हैं। तो यहाँ पर सर्वे वगैरह होता, गर्मियों में इसका उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका ये जून शुरू होगा, मानसून शुरू होगा, तो उसके बाद हम एक फील्ड वर्कर्स के द्वारा ये दिखवाते हैं कि आसपास ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर पानी भरने की संभावना है वहां पर रोकथाम की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा फिर हम नगर निगम से भी समन्वय स्थापित करते हैं साफ सफाई के लिए। जून में हमारा मलेरिया माह मनाया जाएगा, तो उस मलेरिया माह के दौरान ही ये सारी जो व्यवस्था आप कह रहे हैं ना कि साफ सफाई की व्यवस्था और सर्वे वगैरह, ये उसी समय होता है जी। जन जागरूकता वगैरह का उसी समय किया जाता है। आमतौर पे हम स्वच्छता के बारे में आज काफी बात करते हैं। स्वच्छता के बारे में ये भी कहा जाता है कि इससे आप कई तरह की बीमारियों को एक साथ रोक सकते हैं यदि खाली आप स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। तो उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको साफ साफ दिख रहा है कि मलेरिया जैसी बीमारी को आप अगर स्वच्छता का खाली ध्यान रख लें, बड़े आराम से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ये जो आपने बोला ना कि स्वच्छता से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, तो ये तो मलेरिया का तो अभी हमने देख ही लिया। इसके अलावा पिछली बार डेंगू का भी आपको बताया था कि छोटे से डिस्पोजेबल वाले उसमें भी पनप जाते हैं, प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल कप्स वगैरह होते हैं, कितने दिखते हैं आजकल। बिल्कुल मतलब सड़क के किनारे आप कहीं भी पिकनिक स्पॉट्स में जाइए, तो अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि कचरा उसी में डालना है, डस्टबिन में ही डालना है, साफ सफाई रखना है,
तो वाकई बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। मच्छर अकेले क्यों, फिर मक्खियां भी पनपती हैं, उनसे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वच्छता को एक आदत बनानी पड़ेगी और अपनी दैनिक दिनचर्या का एक अहम अंग बनाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से ये काफी उपयोगी उपाय है। और आखिरी में आपसे मैडम हम जानना चाहेंगे कि आप इस खास दिवस पर हमारे श्रोताओं को संबोधित करते हुए क्या अपील करना चाहेंगी, क्या उपाय बताना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी जिससे वो इस महाबीमारी से, जो कभी कभी महामारी का भी रूप ले लेती है, अभी तो नहीं है, मतलब हाँ, ये ले लिया करती, क्योंकि आप बता रही हैं कि एक गांव से दूसरे गांव में भी फैल जाया करती है, तो कैसे इसके रोकथाम को हम बढ़ाएं आगे और समाज को एक सुरक्षा चक्र प्रदान करें? इसका तो सबसे बढ़िया यही है तरीका। सबसे पहला, जैसा भी हम बात कर रहे थे कि स्वच्छता का ध्यान रखें। आप पहले तो अपने घर के आसपास से देखना शुरू करें कि घर के आसपास आपके कहीं पानी भरा हुआ तो नहीं है या ऐसा कोई एरिया तो नहीं है। थोड़ा सा फिर आप अपने मोहल्ले की तरफ ध्यान दें, क्योंकि फ्लाइट रेंज इसकी बहुत है। ये जिम्मेदारी गांव में जो सरपंच हैं उनकी भी बनती है कि बारिश का सीजन शुरू होने के पहले नालियां वगैरह में जो पानी की निकासी की व्यवस्था देख लें, कहीं रुकावट तो नहीं आ रही है। गर्मियों में समझ में नहीं आता है, पर जैसे ही बारिश होती है कहीं पे भी ब्लॉकेज है, पानी भर जाता है, ये देखा होगा आपने। और जब वो फिर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो अभी तो खैर इतना वैसा नहीं है मौसम, लेकिन इसी मौसम में हम ये पहले से ही तैयारी कर लें कि नालियों की पानी का जो निकासी है वो ठीक तरह से हो सके। बारिश में कहीं ऐसे कोई खाली प्लॉट्स वगैरह हैं जहां पानी भर जाता है, या तो उनको भरवा दें या फिर कुछ व्यवस्था करवाएं ताकि वहां पानी न भरे। इसके अलावा खुद की सुरक्षा के लिए आपको हमने उपाय बताए ही हैं, मच्छरदानी का उपयोग सोना, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना। एक और चीज इसमें यह है कि नीम का धुआं वगैरह भी गांव में लोग अक्सर करते हैं, ये भी एक उपयोगी उपाय है, इससे भी बचा जा सकता है। और घड़े में भी हमने देखा कई बार गर्मियों में लोग क्या करते हैं, पानी बहुत सारा स्टोर कर लेते हैं। एक ही चीज देखी गई है कुछ गाँव में जहाँ पानी का प्रॉब्लम होता है, 7-7 दिन तक पानी इकट्ठा करके रखते, फेंकने भी नहीं चाहते हैं क्योंकि पानी बहुत कीमती है। ऐसी कंडीशन में पानी को ढक कर रखें। अगर पानी ठीक तरह से ढका हुआ होगा तो उसमें अंडे नहीं देंगे या पनपेंगे नहीं मच्छर। तो अगर पानी स्टोर करना बहुत ही जरूरी है तो उसको अच्छी तरह से ढक के रखें। स्टोर करने के साथ साथ उसे सुरक्षित भी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि खुद हर व्यक्ति अपना पहरेदार बने, अपना रक्षक बने, क्योंकि इसकी सुरक्षा पूरी तरीके से आपके हाथ में है। यदि आप स्वच्छता का ध्यान रखें और मच्छर को ना पनपने दें, हर चीज के लिए प्रशासन बिल्कुल हम बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति समाज का एक सबसे न्यूनतम इकाई है। यदि वहां से शुरुआत हो जाए तो कोई कारण नहीं है कि बीमारी और खासकर मलेरिया जैसी बीमारी समाज में पैर पसार सके। डॉक्टर साजिया तबस्सुम, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं के साथ समय दिया और विश्व मलेरिया दिवस पर तमाम बातें, जानकारी, उपाय, ये जानकारी साझा की। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।